हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको पूरी साइंस की तैयारी करवाई गई है। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सभी कवर करवाए गए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली आपके थ्योरी बेस्ड हैं। तो बेटा उन सभी टॉपिक्स को मैंने नोट्स के अंदर कवर कर दिया है। बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, की पॉइंट्स आपको उसमें से बताए हैं। ठीक है। अब बेटा हमारी जो सीरीज चल रही है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 6 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर ली हैं। आज हम 7th क्लास कवर कर रहे हैं, यानी कि 7th पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये आपका 11 जनवरी 2023 का पेपर है। ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी बेटा आपके जितने भी अभी तक आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं सभी को कवर करवा दूं, सो दैट आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सके। सीटेट एक हमारा ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत क्वेश्चंस को पूछा जाता है। वर्ड्स चेंज हो जाते हैं लेकिन कंसेप्ट आपका सेम रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हमें बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, डिजीज दे रखी है एक साइड और एक साइड दे रखी है उनसे होने वाली ऑर्गेनिज्म, यानी कि बीमारियां, और कौन सी बीमारी किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है हमें ये बताना है। ठीक है। तो बेटा मलेरिया, सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया की। तो जो बेटा मलेरिया होता है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एक बेटा मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई थी, टीबी, यानी कि बेटा टी से टाइफाइड, टी से ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। ये दोनों ही चीजें हमारी किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्यूबरक्लोसिस भी और आपका टाइफाइड भी, दोनों चीजें किससे होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती है। टीबी इसकी मैंने ट्रिक आपको याद कराई थी। राइट। तो बेटा यहाँ पे टाइफाइड है, टाइफाइड हमारा किससे होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। चिकन पॉक्स, बेटा आप सभी ने देखा होगा बीच में चिकन पॉक्स बहुत फैला था। ऐसी बीमारियां जो कि फैलती हैं एक से दूसरे इंसान में, दूसरे से तीसरे इंसान में, वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। तो वायरस। रिंग वॉर्म, आपने देखा होगा कि ये स्किन पे बेटा इस तरीके से धब्बे धब्बे हो जाते हैं, रिंग्स रिंग्स से बन जाते हैं। तो बेटा ये क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। और किसकी वजह से होता है, ये फंजाई की वजह से होता है। सो बेटा इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेल्टिंग ऑफ बटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। बेटा मेल्टिंग जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, कीवर्ड याद रखिएगा बेटा। जब हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर मेल्टिंग वर्ड हमारा किसके लिए यूज होता है, फिजिकल चेंज के लिए। किसके लिए यूज होता है, फिजिकल चेंज के लिए। सो बेटा मेल्टिंग को केमिकल चेंज कहा गया है तो ये गलत है, बिकॉज दिस इज अ फिजिकल चेंज। रिवर्सिबल है, ये बात सही है। हम ऑप्शन नंबर ए को काट सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए शुगर इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। देखिए बेटा, क्रिस्टलाइजेशन ये वर्ड भी क्या है हमारा बेटा, फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। मेल्टिंग, बॉइलिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये सभी वर्ड बेटा हमारे फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। और फिजिकल चेंज ज्यादातर बेटा हमारे रिवर्सिबल होते हैं, सारे नहीं होते बट ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। अब एक बात बताइए, यदि मेरे एक वाटर है, ठीक है, अगर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूं, ठीक है, तो बेटा जब मैं इसको इवापोरेट करूंगी तो इसमें क्या निकलेंगे बेटा, शुगर के क्रिस्टल्स निकलेंगे। तो क्या मैं इन क्रिस्टल्स को वापस पानी के अंदर मिलाकर घोल नहीं सकती, घोल सकती हूँ। तो बेटा ये कैसा चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इरिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसको हम वापस उसके आकार में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैलून है, बैलून को मैंने इन्फ्लेट करा, उसके अंदर हवा भरी तो बैलून क्या हो गया बेटा, फूल गया। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि इसका बेटा साइज ही तो बड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये फूट जाए बैलून
तो क्या होगा बेटा, ये फूट के ऐसे इसकी लेयर हो जाएगी, यानी कि फूट जाएगा। अब इसको हम वापस फुला नहीं सकते। सो दिस इज अ इरिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल। इसलिए कहा गया है जो हमारे फिजिकल चेंज होते हैं बेटा, ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। इस पे बेटा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। तो इसमें कहा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फिजिकल चेंज है और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल नहीं है बेटा, दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी कट जाता है। नेक्स्ट है वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज। नहीं बेटा, वेपराइजेशन हो रहा है आयोडीन का, सॉरी, अब देखिए वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन। अब क्या हो रहा है बेटा, ये सॉलिड स्टेट से सीधा किस में हो रहा है, आपका गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि स्टेट का चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस। तो बेटा दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है जब हमारे बेटा साइज में चेंज आता है, तो बेसिकली आपकी स्टेट में चेंज आता है, तो वो भी हमारे फिजिकल चेंज के अंदर ही आता है। जैसे कि आइस होती है, आप सभी को पता है, आइस, आइस का सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, या गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस बनना, बेटा ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, फिजिकल चेंज के अंतर्गत हमारे आते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है। बेटा याद रखेंगे, जो बच्चे देखना चाहते हैं, मैंने फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पे बेटा पूरी क्लास ली है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम गुवाहाटी ऑन 31 अगस्त। एक ट्रेन है बेटा जो गुवाहाटी से चली है 31 अगस्त को, और बेटा इतने समय पे चली है, बेंगलोर पहुंची है 2 सितंबर को, इतने समय पे पहुंची है। दोनों के बीच का बेटा डिस्टेंस बताया गया है, हमें स्पीड बतानी है। आपको पता है बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको ऑलरेडी बेटा दी गई है 2084। आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम आप बेटा निकाल सकते हैं कि इस समय से लेके बेटा इस समय तक आपके कितने घंटे हुए होंगे, उनको घंटों में आप चेंज करेंगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 42 किलोमीटर पर आवर। सो बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई क्वेश्चन आपको कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ। इनमें से बेटा कौन सी चीज है जो आपकी जू और वाइल्ड लाइफ के बारे में बिल्कुल सही से डिस्क्राइब करती है। तो बेटा याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ एक ऐसी जगह पे होती है, वाइल्ड लाइफ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम वो रहते हैं उस एरिया को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को एक बेहतर और अच्छे तरीके से जी सके। लेकिन जू में क्या होता है, जू में हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड से एनिमल्स को लेकर आते हैं और एक जगह पर उन्हें रख देते हैं। तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जू के अंदर। लेकिन जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं बेटा, वहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल का नेचुरल हैबिटेट होता है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन करते हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाउसेस द एनिमल, हाउसेस मतलब वहीं पर ही रखना, दैट आर फाउंड लोकली इन अ एरिया, यानी कि उस एरिया में जो आपके लोकली फाउंड किए जाते हैं वो। जबकि जू में क्या करते हैं, हम पूरे संसार से क्या करते हैं, एनिमल्स को लाते हैं और उन्हें एक ही जगह पर रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following characteristics is not usually associated with the animals found in the polar region। बेटा इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके पोलर रीजन के अंदर नहीं पाई जाती। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जो पोलर रीजन होता है वो कैसा होता है, बहुत ठंडा रीजन होता है, और क्योंकि बर्फ से ढका हुआ होता है, तो सीधी सी बात है बेटा वहां पे व्हाइट फर तो आपके मिलेंगे ही। और जो पोलर रीजन में बेटा जो एनिमल रहते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपने शिकार को या अपने शिकारी को पहचान लेते हैं। एक लेयर होती है स्किन की, फैट लेयर होती है, जो उनको क्या करती है बेटा, वार्म रखने में हेल्प करती है।
इन्होंने कहा है बेटा नैरो एंड स्मॉल पॉज होते हैं, बेटा नैरो नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, वाइड पॉज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, वो बर्फ के अंदर धंसते नहीं है। आपने एक प्रेशर वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो बेटा अंदर प्रेशर नहीं लगता, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब आप सोचिए अगर नैरो होंगे, उनके स्मॉल पॉज होंगे, तो सीधी सी बात है उनके पैरों से प्रेशर ज्यादा लगेगा और वो बर्फ के अंदर अंदर ढलते चले जाएंगे। लेकिन अगर उनका ब्रॉड वाइड होंगे तो क्या होगा बेटा, वो बर्फ के अंदर नहीं जाने के हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी पोलर रीजन के एनिमल्स की नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स की बात की गई है बेटा। जब हम लिविंग सेल्स की बात करते हैं तो हम दोनों ही सेल्स की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात भी करते हैं और प्लांट सेल की बात भी करते हैं, याद रखेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग सेल, तो मैं एनिमल सेल्स के बारे में भी बात कर रही हूँ और मैं प्लांट सेल्स के बारे में भी बात कर रही हूँ। पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे। अब देखिए इन्होंने कहा है जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं बेटा, वो सेल, उनके अंदर सेल वॉल होता है। बेटा जो सेल वॉल होता है वो केवल किस में होता है, प्लांट सेल्स के अंदर होता है। सेल वॉल किस में होता है, केवल प्लांट सेल्स के अंदर होता है। वो किस लिए होता है, सो दैट जो बाहर की कंडीशंस होती हैं, आपकी जो आंधी तूफान बारिश जो भी होती है बेटा, वो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एनिमल सेल के अंदर बेटा सेल वॉल्स नहीं मिलती, ये हमेशा याद रखेंगे। तो ये करेक्ट नहीं है। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं बेटा, उनका वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। तो बेटा ऐसा नहीं होता, हमेशा याद रखेंगे हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, तो बेटा एक में क्या होता है, हमारा वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और एक में नहीं होता, यानी कि कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारा वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर बेटा हमारा वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये कहते हैं ऑल लिविंग सेल्स हैव साइटोप्लाज्म। बिल्कुल बेटा, हर जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है बेटा, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। बेसिकली ये जो फ्लूइड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑल लिविंग सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं अंदर, उनके अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है। बेटा याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ग्रीन कलर देना प्लांट्स को। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है बेटा, कलर, ग्रीन कलर्स देना। पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और ये बेटा आपका एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Which of the following thermometers can be used to measure the temperature of boiling water? बेटा बॉइलिंग वाटर का हमें टेम्परेचर नापना है तो आप कौन से थर्मामीटर का यूज करेंगे। तो बेटा इन तीन थर्मामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा है। क्लिनिकल थर्मामीटर आपका बॉडी टेम्परेचर को यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, और बेटा मैक्स और मिनिमम टेम्परेचर आपका वेदर के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी कोई भी चीज होती है बेटा, उसको नापने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है, आपका लैबोरेटरी थर्मामीटर यूज किया जाता है। अब जो देखो बॉइलिंग वाटर की बात की गई है, अगर पानी गर्म है बेटा तो हम कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे, हम करेंगे लैबोरेटरी थर्मामीटर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि हम वो इतना ही नाप सकता है, उसके बाद नहीं नाप सकता। और आप सभी को पता है बेटा पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका जाता है, जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए नापना पॉसिबल नहीं है। और आपका मैक्स और मीन टेम्परेचर जो होता है बेटा थर्मामीटर, आपने देखा होगा जब वेदर फोरकास्ट होता है तो रोज का बेटा हमारे पास एक टेम्परेचर लिखा हुआ आता है कि आज हमारा मौसम मैक्सिमम इतना जाएगा, मिनिमम इतना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने थर्मामीटर्स होते हैं बेटा, सभी का अपना अलग अलग यूज है और अलग अलग पर्पस के लिए हम अलग अलग थर्मामीटर का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर की बात की गई है, तो हम इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बेटा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। इसमें कहा गया है सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है बेटा। सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जब हम क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्ट का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। तो क्या होता है बेटा, जब हम इस सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, पानी के अंदर में डिजोल्व करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन के क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। यानी कि बेटा आयंस के अंदर टूट जाता है, और जब ये आयंस के अंदर टूटता है और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं बेटा, पास करते हैं, तो आपका जो कैथोड होगा बेटा, उस पर कैटायन आपका जो ये होगा, एनोड पे हमारे एनाइंस जाएंगे बेटा, कैथोड पे कैटायंस जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, करंट का फ्लो होगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, क्योंकि हमारा ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए क्या होता है, हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है, यानी कि रीजन भी बिल्कुल सही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ये कहते हैं इनमें से कौन हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो बेटा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बात हमेशा याद रखनी है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर हमारा क्या बनाता है, वर्चुअल भी बना सकता है और रियल भी बना सकता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, वो क्या बनाता है, आपकी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये बात यहाँ रखिए, याद रखेंगे। ये तीनों क्या है, मिरर है। ये तीनों क्या है, मिरर हैं। प्लेन मिरर वर्चुअल, कॉनकेव मिरर वर्चुअल और रियल दोनों बना सकता है, और कॉन्वेक्स मिरर आपका बेटा वर्चुअल बनाता है। एक बात और याद रखेंगे बेटा, जो प्रॉपर्टी आपकी कॉनकेव मिरर की होती है, वो वही सेम प्रॉपर्टी आपकी किसकी होती है, कॉन कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की होती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है बेटा, सेम प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। तो कहने का मतलब ये है, अगर कॉनकेव मिरर बेटा मेरा वर्चुअल और रियल इमेज बना रहा है, तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या बनाएगा, वर्चुअल और रियल इमेज बनाएगा। अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो कॉनकेव लेंस भी हमारा कैसा बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब देखते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर हमारा कैसा बनाता है, वर्चुअल और रियल इमेज दोनों बनाता है, तो ये ऑप्शन कट गया। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज, और कॉनकेव लेंस क्या बनाता है हमारा, वर्चुअल इमेज। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। बस इतने बेटा, इतना पोर्शन याद कर जाइए, इसके अलावा आपको मिरर लेंस से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक स्मॉल एल्यूमिनियम लिया बेटा, इन्होंने रॉड ली है, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या करा है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का रॉड लिया है, रॉड इस तरीके से इन्होंने बेटा ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो डूब गया, पानी के अंदर जब गया तो वो डूब गया। तो इन्होंने कहा है कि इनमें से अगर हमारे को रॉड को तैराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम उसके अंदर और पानी ऐड करेंगे, नहीं बेटा, पानी ऐड करने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, कि कोई भी चीज पानी के अंदर इसलिए डूबती है क्योंकि उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है, वो क्या होता है, कम पड़ जाता है। अगर मेरे पास ये पानी है, समझिए बात को, अगर मेरे पास ये पानी है और यहाँ पे मेरी एक रॉड रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या है, रॉड है, अब ये डूब गई। क्यों डूब गई, क्योंकि इसके ऊपर बेटा एक फोर्स लग रहा होगा, बाइंड फोर्स, और ये जो बाइंड फोर्स है वो इतना इतना प्रभावी नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा कि जो इसको डूबने से रोक पाए, इसलिए डूब गया। अब मुझे क्या करना है, हमारे को इसको क्या करना है, इसको फ्लोट कराना है, इसको तैराना है। तो तैराने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका शेप चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, शेप चेंज कर देंगे, इसको बेटा हम बोट की शेप दे देंगे। जब हम बेटा इसको बोट की शेप देंगे, तो क्या होगा, इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वेट सेम रहेगा, याद रखिएगा, वेट सेम है, वेट में चेंज नहीं हुआ। हमने शेप चेंज करने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम को बढ़ने से क्या होगा, कि आपका जो इसके ऊपर बाइंड फोर्स जो अब लग रहा था, वो इसके बाइंड फोर्स से ज्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इस केस में आपकी जो रॉड है वो, मतलब बेसिकली जो आपकी ये रॉड है जो बॉट शेप में है, वो क्या करने लगेगी, तैरने लगेगी। याद रखेंगे, यहाँ क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, वेट हमारा सेम है, ठीक है, वेट हमारा क्या है, सेम है, चेंज क्या हुआ है, वॉल्यूम, किसकी वजह से, रीशेपिंग की वजह से, हमने जो उसको रीशेप किया उसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
अगेन बेटा मेथड दिए गए हैं सेपरेट करने के और कुछ हमारे को मिक्सचर दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से मेथड में कौन सा मेथड यूज होगा कौन से मिक्सचर के लिए। तो बेटा मैंने इसके अंदर आपको कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, उसे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए जब कभी भी फैट क्रीम कर्ड इस तरह की बात आएगी तो आप बेटा आंख बंद करके कौन सा प्रोसेस लगा देंगे, सेंट्रिफिकेशन। कौन सा प्रोसेस लगा देंगे, सेंट्रिफिकेशन। अब बेटा एक वो चीज है कैम्फर और आयोडीन, ठीक है, ये ही तो ज्यादातर पूछा जाता है। अगर आपको कहीं पे भी कैम्फर और आयोडीन दिखाई दे रहा है बेटा तो वहां पे सेपरेट करने का बस एकमात्र तरीका है, वो है सब्लिमेशन, जिसमें वो क्या होता है बेटा, आपका सीधा सॉलिड से गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। कैम्फर आयोडीन मिलेगा तो आप सीधा क्या लगा दोगे, सब्लिमेशन लगा दोगे। अब आपके पास बेटा दो चीजें पड़ी हैं, चॉक पाउडर और वाटर, और शुगर और आपका वाटर, ठीक है। अब देखिए दोनों चीजें हमारी किसके अंदर हैं, आपकी पानी के अंदर है, चॉक पाउडर शुगर। अब आप सभी को पता है बेटा शुगर तो पानी के अंदर घुल जाती है, शुगर पानी के अंदर घुल जाती है, तो सीधी सी बात है बेटा फिल्ट्रेशन वर्क उसके अंदर नहीं करेगा। तो उसके अंदर कौन सा काम करेगा, उसके अंदर करेगा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो फिर फिल्ट्रेशन किस में काम करेगा, चॉक पाउडर में काम करेगा। क्यों, क्योंकि चॉक पाउडर बेटा हमारी घुलती नहीं है, और फिल्ट्रेशन की मदद से हम सिर्फ उन्हीं चीजों को सेपरेट कर सकते हैं जो उसके अंदर घुलती नहीं है, जो रेजिड्यू के फॉर्म में हमारे पास बच जाती हैं। सो इसका क्या होगा बेटा, थर्ड होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बेटा हमें एजर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है और हमारे को सही स्टेटमेंट बताना है। एजर्शन में बोला गया है गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, जो हमारी गैसेस होती हैं वो दूसरी गैसेस में बहुत जल्दी मिल जाती हैं। रीजन दिया गया है क्योंकि जो गैसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे बेटा ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। हमारे को सही स्टेटमेंट बताना है। ये पहले कहते हैं बेसिस आर सोर इन टेस्ट। नहीं बेटा, बेसिस खट्टे नहीं होते टेस्ट में, बेसिस तो हमारे कैसे होते हैं, बिटर। एसिड्स हमारे खट्टे होते हैं, याद रखेंगे। एसिड्स कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। और जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सारी जानकारी होना जरूरी है। बेसिस गिव पिंक कलर इन फिनोल्फिन। बेटा फिनोल्फिन क्या होता है, इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो यदि मैं फिनोल्फिन इंडिकेटर का यूज करती हूँ तो एसिड के केस में वो बेटा कलरलेस रहता है, और बेस के केस में वो कैसा कलर देता है बेटा, पिंक कलर देता है। तो ये बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बेसिस हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7। ये कहते हैं जो पीएच वैल्यू होती है उसकी बेसिस की वैल्यू 7 से कम होती है। तो पहले ये समझिए बेटा पीएच क्या होता है। पीएच बेटा हमारा एक स्केल होता है जो हमें ये मदद करता है जानने में कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। ये तो बेटा पीएच स्केल होता है बेटा, इसमें जो स्केलिंग होती है वो आपकी 1 से लेके 14 तक की होती है, और बीच में बेटा हमारा आता है 7। तो यदि किसी का बेटा पीएच 7 है तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है। यदि कोई किसी का पीएच बेटा 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी कि यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच हमारा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो बेटा वो कैसा है, एसिडिक है। और यदि किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आ रही है, जैसे कि 8, 9, 10, तो बेटा वो सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, बेस रहेगा। तो बेटा इन्होंने कहा है कि बेसिस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। 7 से कम नहीं होती बेटा, बल्कि क्या होती है, ग्रेटर होती है, किससे, 7 से। नेक्स्ट है बेटा, बेसिस टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये कहते हैं बेटा जो बेसिस होती हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है। नहीं बेटा, एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बेटा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने को कहा गया है। जब बेटा ह्यूमंस में प्रोडक्शन की बात होती है तो हमेशा याद रखेंगे मेल हार्मोन कौन सा होता है। मेल हार्मोन होता है बेटा हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद रखेंगे मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये कभी चेंज नहीं होता। और अगर मैं फीमेल हार्मोन की बात करती हूँ तो बेटा फीमेल हार्मोन हमारे दो होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों को बेटा याद रखेंगे। ठीक है, अब बेटा कहने के लिए पूछते हैं कि ये जो दोनों हार्मोन हैं वो किस ग्लैंड के अंडर में काम करते हैं। तो बेटा ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा हमारी क्या होती है, मास्टर ग्लैंड कही जाती है। वो इसलिए कही जाती है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करती है। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बेटा वो हार्मोन्स को रिलीज करती है एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड ये नहीं बताती कि अब आपको ये हार्मोन रिलीज करना है, तब तक वो आपका हार्मोन रिलीज नहीं होता। तो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी सारे हार्मोन्स को आपका कंट्रोल करती है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इनमें से कौन सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ को समझते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, सीधी ग्राफ। तो जब हम सीधी ग्राफ की बात करते हैं तो सीधी ग्राफ हमें कम मिलती है, या तो कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो यहाँ तो हमें बेटा सीधी मिलेगी। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा बेटा हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं वो हमें क्या देता है। अगर मैं बात करूँ बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इन्होंने कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा ग्राफ हमारा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी ग्राफ की बेटा बात करती हूँ यहाँ पे अगेन। अब इन्होंने क्या लिखा है, यूनिफॉर्म एसेलरेशन। एसेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करती हूँ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेटा जो हमें होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी, बात को समझिएगा मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, क्या वो है, कैच है। यदि ये स्ट्रेट लाइन होगी तो ये हमें क्या बता रहा है कि वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम में वो क्या कर रहा है, चल रहा है, अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होगी। बट यहाँ पे क्या कह दिया बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना कह के यूनिफॉर्म एसेलरेशन कह दिया। और एसेलरेशन क्या कहता है, एसेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर द चेंज इन टाइम। यानी कि वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा अगर ये वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है तो हमारा जो आपका ग्राफ है बेटा वो ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो कब बनेगा, जब वेलोसिटी हमारी क्या रही होगी, सेम रही होगी। और एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज हुई होगी। तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ये कहते हैं नॉन मेटल्स आपके एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करते, बिल्कुल सही बात है बेटा। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखिए अब एक यहाँ पे आपको मैं कैच बता रही हूँ, आप इस बात को याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए मेटल को हम किससे रिलेट करते हैं, एसिड के साथ। और नॉन मेटल को हम किससे रिलेट करते हैं, बेस के साथ। ये तो सभी को पता है, इतना पढ़ा है तो इतना तो आपको पता है। अब जब बेटा मैं इनके आगे लगा देती हूँ ऑक्साइड, ये ट्रिक है याद करने की। यदि मैं बेटा इनके आगे ऑक्साइड लगा दूं, यानी कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, बेसिक। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा वो कैसे शो करते हैं बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इन्होंने कहा है नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक होते हैं, नेचर में नहीं बेटा, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। सो बेटा ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बेटा एक ग्राफ वाले क्वेश्चन से ये आपको अपने आप ही वहां पे देखना पड़ेगा एज पर द डाटा। सो इधर ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट। फर्टिलाइजर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो बेटा फर्टिलाइजर्स को क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मैनमेड होते हैं, और ये बेटा फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही मतलब न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। और सबसे ज्यादा बेटा इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, NP के कौन से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आपके सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक होते हैं बेटा मैन्योर, आपने सभी ने नाम सुना होगा। एक क्या होते हैं, मैन्योर। मैन्योर क्या होते हैं बेटा, मैन्योर हमारे वो होते हैं जो आपके बेटा नेचुरल तरीके से बनते हैं। ये हमारे वो फर्टिलाइजर्स हैं जो बेटा नेचुरल तरीके से बनते हैं, जो किसकी वजह से बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स के जो रेजिड्यू बच जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के क्या बच जाते हैं, रेजिड्यू। तो इनका क्या होता है बेटा, डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है। और जब बेटा डिकम्पोजिशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा क्या होता है, इसी वजह से हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर बेटा ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस हमें किससे मिलता है, ह्यूमस हमें मिलता है बेटा जो नेचुरल तरीके से मैन्योर तैयार होता है उसके अंदर हमारे को ह्यूमस मिलता है। जो फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं बेटा उसमें ह्यूमस नहीं मिलता। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप विद इन द सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। माउथ, देखिए आप सभी को पता है बेटा माउथ में जब भी फूड जाता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, शुगर। बेटा स्टार्च हमारा किस में चेंज हो जाता है, शुगर के अंदर हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फूड हमारा कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। जब बेटा स्टमक में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, फूड क्या स्टमक में क्या सीक्रेट होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है जो क्या करता है बेटा, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उनको उनके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है बेटा, लीवर। लीवर का काम क्या रहता है, लीवर हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। और बेटा आपको सभी को पता है विली हमारे कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से जो वाटर है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वही अगर बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं बेटा आपके जल्दी सूखते हैं कॉटन क्लोथ से, तो बिल्कुल सही बात है। सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह के जो कपड़े होते हैं बेटा जल्दी सूखते हैं। ये कहते हैं क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स में लार्ज पोर्स होते हैं बेटा, लार्ज पोर्स का कोई लेना देना इनसे नहीं होता। ये इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं सिंथेटिक फाइबर की कि जल्दी सूख जाते हैं इससे, बट इसका कोई लेन देन इससे नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर, ए इज